हेलो स्टूडेंट। हम क्षितिज का पाठ नंबर 4 सांवले सपनों की याद पढ़ रहे हैं। सांवले सपनों की याद के लेखक हैं जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन की जीवनी पढ़ते हैं। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनिही राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ। वह अंग्रेज़ी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेज़ी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है डोला बीबी की मज़ार, अतीत का चेहरा, लौंगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्ष को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरी चर्चित हुई है। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। सांवले सपनों की याद में पढ़ते हैं कि जाबिर हुसैन ने क्या लिखा है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्तित्व चित्रण प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानगी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छू जाती है। लेखक ने सालिम अली जो एक वैज्ञानिक थे उनके जीवन के बारे में लिखा है। वो किस प्रकार पक्षी प्रेमी थे और पक्षियों के पीछे घूमते घूमते उन्होंने अपना जीवन किस प्रकार अर्पण किया। पाठ पढ़ने से पहले हम कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। पहला शब्द है गणना, मतलब बनाना, हुजूम, भीड़, वादी, घाटी, सोधी, सुगंधित, पलायन, दूसरी जगह चले जाना, हरारत, गर्मी, अबशार, झरना, मिथक। प्राचीन कथाओं में का तत्व जो नवीन स्थिति में नए अर्थ का वहन करता हो। मिथक का अर्थ गलत भी होता है, झूठा। शोक, चंचल, क्षति, 100 वर्ष का समय। आइए पाठ देखते हैं। पाठ में जाबिर हुसैन ने सालिम अली के बारे में क्या बताया है। इस पाठ में लेखक हुसैन जी ने पक्षी प्रेमी सालिम अली को याद करते हुए उनका व्यक्तित्व परिचय दिया है। लेखक ने बताया है वह ठीक एक सैलानी की तरह अपने कंधों पर बोझ उठाए पलायन कर गए, परंतु उनकी आखिरी पलायन था, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। वे प्रकृति में ठीक उस तरह पक्षी की तरह विलीन हो गए जो आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। सालिम का मानना था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं।
लेखक ने वृंदावन का जिक्र करते हुए कहा है, भले ही कृष्ण के बचपन की शरारतों को किसी ने नहीं देखा, अब उन्होंने घने पेड़ की छाँव में विश्राम किया और कब उन्होंने बांसुरी बजाई यह कोई नहीं जानता, पर आज भी अगर कोई वृंदावन जाकर नदी के सांवले पानी को देखे तो वह कृष्ण की याद दिला देता है। आज भी वृंदावन कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ। उसी तरह सालिम अली को भी पक्षी प्रेमी के रूप में हरदम याद किया जाएगा। पूर्व समय में याद करते हुए लेखक ने बताया कि वे उम्र के 100वें पड़ाव के करीब थे। यात्राओं की थकान ने उन्हें कमज़ोर कर दिया था और कैंसर जैसी जानलेवा मृत्यु उनके मौत का कारण बनी। परंतु एक बात स्पष्ट है कि वो सब मिलाकर उनकी आँखें से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हो पाए जो पक्षियों की तलाश में और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित था। अपने जीवन के एकांत क्षणों में भी वह दूरबीन के साथ पक्षियों को निहारते ही देखे गए। वह लोगों में से थे प्राकृतिक के प्रभाव से ना जाकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाता है। उन्होंने अपना जीवन साथी, अपने स्कूल सहपाठी तहमीना को चुना जिन्हें हर लम्हे में उनका सहयोग दिया। सालिम जी अनेकों अनुभव के मालिक थे। एक दिन वह केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे, जो कि मिट्टी पर पड़ी पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। परंतु पर्यावरण की संभावित खतरों के बारे में जब सालिम ने उन्हें अवगत कराया तब उनकी भी आंखें नम हो गई। सालिम ने अपनी आत्मकथा के नाम फॉल ऑफ स्पैरो रखा, जिसमें उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए लेखक को D.H. लॉरेंस के बारे में लिखा कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी से कहा गया कि वह अपने पति पर कुछ लिखे। तब उन्होंने कहा कि उनके बारे में मेरे से ज़्यादा मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। मुमकिन है लॉरेंस सालिम का अटूट हिस्सा हो। वो सदा जटिल प्राणियों के लिए एक पहेली रहेगी। बचपन में उन्होंने एयरगन्स की शिकार एक गौरैया से की। और उस गौरैया का शिकार करने के बाद उन्हें पक्षी प्रेमी बनाकर जो राह दिखाया वह नए नए रास्तों की ओर ले जाती रही। वे एक भ्रमणशील व्यक्ति थे जो कि प्राकृतिक की दुनिया में एक टापू की बजाय सागर बनकर उभरना चाहते थे।